नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। अपन बात कर रहे थे महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक शानदार सीरीज, जिसमें प्रश्नों के साथ साथ अपन उसका सॉल्यूशन भी देख रहे हैं। तो आज अपन बात करेंगे आपका मैथ का जो चैप्टर नंबर 6 है उसके महत्वपूर्ण प्रश्न। आपको मैं बता दूं, बहुत सारे स्टूडेंट इस चैप्टर को छोड़ देते हैं क्योंकि ये उनको बहुत मुश्किल लगता है या फिर उनके लिए ये करना ही पॉसिबल नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है। तो उन सभी सवालों का जवाब एक ही है कि आप मात्र इन प्रश्नों का अच्छे से अध्ययन कर लें। मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं, अगर आप इन प्रश्नों को भी अच्छे से अध्ययन कर लेते हो तब भी इस चैप्टर में पूरे में से पूरे नंबर आप एग्जाम में बहुत आसानी से निकाल पाओगे। बहुत ही आसान से तरीके से आपको इसका सॉल्यूशन भी बताएंगे इन महत्वपूर्ण प्रश्नों का। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। अगर आपने अपना टारगेट सेट कर रखा है 100 आउट ऑफ 100 या फिर 90 95 प्लस आपने सेट कर रखा है, तो आपको इस चैप्टर को बहुत अच्छे से कवर करना है, क्योंकि एक एक नंबर जोड़कर ही हमारा क्या होने वाला है, टारगेट कंप्लीट होने वाला है। तो अगर आपका टारगेट 100 नंबर है तो फिर पूरे ध्यान से देखिएगा, अच्छे से तैयार हो जाइएगा। और अपन देखने वाले हैं इसके सभी जो प्रश्न हैं उनके साथ साथ इनका सॉल्यूशन भी। तो बात कर लेते हैं पहले जो आपके बोर्ड के अंदर एग्जाम में इस चैप्टर में से कितने नंबर के कैसे कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं, यानी ब्लूप्रिंट के हिसाब से बात करें तो ये 4 नंबर का आपका चैप्टर है। ठीक है, वैसे देखा जाए तो बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन आपके बहुत आसान से सवाल इसमें आएंगे, यानी एक एक नंबर के 2 सवाल और एक 2 नंबर का सवाल आएगा मात्र। तो उसके अनुसार महत्वपूर्ण प्रश्न कौन से हैं उनको देखते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं हमारा जो चैप्टर है उसके पहले जो आपके क्वेश्चन आने वाले हैं वो आएगा इसका अंदर जो ऑब्जेक्टिव टाइम नहीं पूछा जाएगा, इसके अंदर फिल इन ब्लैंक पूछा जाएगा। यानी आपके पूछा जाने वाला प्रश्न है वो क्या है, आपको फिल इन ब्लैंक पूछा जाएगा, यानी खालिस्तान में पूछा जाएगा। तो पहले खालिस्तान वाले देखते हैं, फिर एक एक नंबर में अति लघुतरात्मक और उसके बाद में 2 2 नंबर वाले लघुतरात्मक प्रश्न। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं हमारा जो पहला प्रश्न है हमारा वो है फिल इन ब्लैंक का। आपको सही उत्तर बताना है। सभी वर्त होते हैं, जो सर्कल जो होते हैं, ऑल सर्कल आर सर्वांग सम होते हैं या समरूप होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं या फिर सिमिलर होते हैं, आपको बताना है। तो सभी वर्त जो होते हैं वो समरूप होते हैं। क्या होते हैं? समरूप होते हैं, सिमिलर होते हैं। दूसरा हमारा प्रश्न है सभी वर्त की पहले बात की है, अब हम बात करेंगे वर्ग की। वर्त यानी सर्कल, सबसे पहले सर्कल की बात की है, अब बात करते हैं वर्ग की। तो वर्ग जितने भी हो वो भी आपस में क्या होते हैं, समरूप ही होते हैं, सिमिलर ही होते हैं। स्क्वायर जो जितने भी होते हैं वो सिमिलर होते हैं, तो यहां भी आएगा समरूप। अगला हमारा प्रश्न है सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, कौन से प्रकार के, समद्विबाहु या समबाहु त्रिभुज। ऑल ट्राइंगल आर सिमिलर, कौन से टाइप के? ठीक है, समद्विबाहु यानी आइसोस्केल ट्राइंगल, या फिर समबाहु यानी हम बात करते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो जो समबाहु त्रिभुज होते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल होते हैं, वो आपस में समरूप होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज होते हैं वो समरूप होते हैं। अगला है भुजाओं की समान संख्या वाले 2 बहुभुज समरूप होते हैं अगर ऐसा पॉलिनोमियल, ऐसा पॉलीगन जिसका क्या हो वो सिमिलर होंगे यदि पहला उनके संगत कोण क्या हो और उनकी संगत भुजाएं क्या हो। उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड जो है वो क्या होनी चाहिए, तो उनके संगत कोण तो होने चाहिए बराबर। पहले में हमारे ये आएगा बराबर, ठीक है, और दूसरे में ये आएगा समानुपाती। तो पहले में हम लिखेंगे बराबर या समान। कोण तो सभी एंगल क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, लेकिन उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए, यानी समानुपाती होने चाहिए। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा समानुपाती। क्या हो जाएगा? समानुपाती हो जाएगा। तो ये हमारे महत्वपूर्ण इसके अंदर फिल इन ब्लैंक है, आप अच्छे से देखिएगा। ठीक है, मैंने आपको इंग्लिश में बोलकर बता दिया, इसको आपको ध्यान में रखना है। अगला हमारा आता है अति लघुतरात्मक, यानी जो शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन है वो पूछे जाने वाले हैं एक एक नंबर में। तो इसमें देखो किस तरह से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है एक नंबर में। पहला आपको प्रश्न दिया आकृति में डीई समांतर बीसी है। ये डीई समांतर बीसी है, तो आपको क्या करना है, आपको ईसी का मान ज्ञात करना है। ईसी कौन सी, ये वाला आपको ज्ञात करना है। ये मान लो यहाँ पे एक्स, इसको मान ज्ञात करना है। तो हमें यहां पर में पढ़ के आए हैं, हमने थ्योरम में हमने पढ़ा है कौन सी, थेल्स प्रमेय से, कि भुजाएं अगर ये डीई समांतर बीसी है, यदि डीई समांतर है बीसी तो क्या होगा, तो भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, यानी एडी बटे डीबी बराबर एई बटे ईसी। मान रख दो, एडी का मान कितना है 1.5, ये मान है 3, ये मान है एई, सॉरी एई का मान कितना है
1 और ये है EC। अब हमें EC का मान ज्ञात करना है, तो EC को यहां रखो, इस 3 को इधर लाओ या फिर EC को इधर ले जाओ, ठीक है। तो ये आ जाएगा EC गुणा 1.5 बराबर 1 इंटू 3। देखो ये इसके यहां पर क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई वज्र गुणा की है, ठीक है। ये इसके गुणा में जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो EC बराबर क्या आ जाएगा 3/1.5। अगर इसका पॉइंट हटाते हैं तो ऊपर क्या आ जाएगा 10। ये पूरा पूरा कट जाएगा, पहले 5 के पाटे से 5, 3 के पाटे से 3 कट गया, तो EC बराबर कितना आ गया 2 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा EC बराबर 2 सेंटीमीटर। बस आपको भुजाओं का अनुपात वाला नियम याद रखना है, इससे हो जाएगा। इसी तरह का एक और सवाल है, आकृति में DE समांतर BC है, इसमें भी DE समांतर BC दे रखा है, ये DE है, ये BC है, समांतर है, तो AD का मान ज्ञात कीजिए, आपको ये बताना है AD। तो वही है, यदि इफ DE पैरेलल है BC के, ठीक है, तो आपको पता है भुजाओं का अनुपात बराबर होगा AD बटे DB बराबर AE बटे EC। मान रखते हैं इसका, AD का मान हमें ज्ञात करना है, फाइंड करना है, निकालना है, तो ये रखा। ये कितना है 7.2 बराबर ये कितना है 1.8 बटे 5.4। इसी तरह का सवाल आपको संख्या अलग बदल के दे सकता है, बाकी सवाल इसी तरह का। अब AD का मान निकालना है, AD को इधर रखो, 7.2 को इधर ले जाओ, 1.8 इंटू 5.4 7.2। देखो इसमें भी पॉइंट के बाद एक संख्या, इसमें भी पॉइंट के बाद एक संख्या, तो ये पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, ठीक है। 7.2 ये 3 बार इसे कट जाएगा, 18 के पाटे से 18 दिए 54 होता है, 3 के पाटे से ये कटता है 2.4। तो AD का मान कितना आ गया हमारे पास 2.4। सीधा सा इस तरह से आंसर निकाल सकते हैं। बस आपको मान रखना है, ये ध्यान रखना है, अगर दो भुजाएं समांतर दे रखी होती है तो इसका बटे इसका अनुपात बराबर इसका बटे इसका अनुपात होता है, तो इससे हम इस सवाल को कर सकते हैं। तो 1 नंबर में आपको ये सिंपल शॉर्ट सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आपको इस तरह से करना है। नेक्स्ट आपका सवाल देखते हैं, यदि ABC और DBE दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि BC का मध्य बिंदु है, तो त्रिभुज ABC और DE का क्षेत्रफल, यानी हम पहले इसका डायग्राम बनाते हैं ABC और DBE, ठीक है। यहां पर हम इसका डायग्राम बनाए तो ये देखो कुछ इस तरह से बनेगा। ये है ABC, ये ABC हो गया। दूसरा है BDE, B आ गया, ठीक है। अब ये कह रहा है D है, देखो यहां पर सवाल में ये दिया हुआ है ABC और ये D जो है BC का मध्य बिंदु, ये D हमने ले लिया, इसका मध्य बिंदु है, ठीक है। यानी हम ये लिख सकते हैं जो BC है वो किसके बराबर है 2BD के बराबर है। किसके बराबर 2BD के बराबर, ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। अब हम लेते हैं दोनों त्रिभुज हैं वो समरूप होते हैं हमेशा, ABC समरूप होगा त्रिभुज BDE के। आपको पता है समबाहु त्रिभुज हमेशा क्या होते हैं समरूप होते हैं, समबाहु त्रिभुज हमेशा क्या होते हैं समरूप होते हैं। ये 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। यहां लिखना है सभी समबाहु त्रिभुज जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं वो हमेशा सिमिलर होते हैं, समरूप होते हैं, ठीक है। तो इसके बाद में इसकी भुजाओं का अनुपात आप ले सकते हो बराबर। तो मैंने ले लिया त्रिभुज ABC का क्षेत्र, इसका क्षेत्रफल का अनुपात निकालना, ABC का क्षेत्रफल एरिया ऑफ ABC बटे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, भुजाओं का अनुपात ले लो। इसकी भुजा मैंने ले ली BC, इसका स्क्वायर बटे BD का स्क्वायर, ठीक है। सवाल के अनुसार हम यहां पर ये समीकरण 1 है, इससे मान रखें तो BC की जगह हम क्या रख सकते हैं 2BD रख सकते हैं। देखो BC की जगह हम क्या रख सकते हैं 2BD, तो इधर वाला तो सेम रहेगा, इधर वाला देगा, यहां पर रखा मैंने 2BD का स्क्वायर बटे ये आ जाएगा हमारा BD का स्क्वायर। तो ये 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, ये आ जाएगा BD स्क्वायर बटे, तो BD स्क्वायर से BD स्क्वायर कट गया, क्या बचा 4/1। 4/1 का मतलब क्या होता है
4:1। आंसर क्या आ जाएगा? 4:1। थोड़ा सा ध्यान से करोगे तो आप इसको कर पाओगे। ये सवाल ऐसा है कि 2 नंबर में भी आपसे पूछा जा सकता है। थोड़ा बड़ा सवाल है तो आपसे इस तरह से पूछा जा सकता है। हमें इसमें ये याद रखना है कि जो समरूप त्रिभुज आपको पहले ही कह रखा है, दोनों त्रिभुज क्या है, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज दोनों ही समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होते हैं वो हमेशा सिमिलर होते हैं, जो समबाहु त्रिभुज होते हैं वो हमेशा समरूप होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको कर पाएंगे। और ये जो लाइन कह रखी है डी है वो बीसी का मध्य बिंदु है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, यानी जितना भाग ये है उतना का उतना भाग ये भी है। अगला है दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? इस तरह का सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगर दो त्रिभुज हैं, ठीक है, दो त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात दे रखा है, तो हमें यह पता है कि उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो मान लो पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा? यानी इसको कह देते हैं भुजा फर्स्ट, पहले त्रिभुज की भुजा फर्स्ट का स्क्वायर बटे भुजा इसकी भुजा दूसरे त्रिभुज की पहली भुजा का स्क्वायर। ये किसके बराबर है? 4/9, तो यानी 4 इसका स्क्वायर और इसका 9 इसका स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 और 9 का स्क्वायर कितना हो गया? 81। तो अनुपात क्या आ जाएगा? 16:81 आ जाएगा। इसकी भुजा हमने अलग ले ली, या इसकी भुजा मान लेते हैं x, इसकी भुजा हमने x मान ली और इसकी भुजा y मान ली, तो x² बटे y²। तो x की जगह हमने 4 और इसका 9, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? जब भी आपको भुजाओं का अनुपात दे रखा हो तो इसका त्रिभुजों का अनुपात निकालना हो तो उसका वर्ग कर दो दोनों का। जैसे 4 और 9 दे रखा है, 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 81, तो 4 ये अनुपात आ जाएगा, ये हमारा क्या आ जाएगा? अनुपात आ जाएगा। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। ये 1 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है 1 नंबर के लिए। एक और इसी तरह का प्रश्न है जिसमें दिया हुआ है त्रिभुज एबीसी और डीईएफ दोनों समरूप हैं, इनके क्षेत्रफल का अनुपात आपको दे रखा है, ठीक है, और एक भुजा आपको दे रखी है। तो ये देखो, तो सबसे पहले हम लिखते हैं त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। पहले तो ये दे रखा है त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज डीईएफ के। अब है त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल आपको दे रखा है बटे त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल। अगर मैं दो त्रिभुज बना लेता हूं, यहां पे देखिएगा, ये एक पहला त्रिभुज, ये दूसरा त्रिभुज, ये है एबीसी, ये है डीईएफ। इसका 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका 121 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है। आपको कौन सी भुजा दे रखी है? आपको दे रखा है ईएफ। ईएफ का मान दे रखा है 15.4 और ये आपसे पूछा है। तो देखो क्षेत्रफल का अनुपात किसके बराबर होता है? भुजाओं के वर्ग के बराबर। किसके बराबर? भुजाओं के वर्ग। तो इसकी भुजा मैंने ले ली बीसी और यहां ले ली ईएफ का स्क्वायर। आपको इसका अनुपात पहले से ही दे रखा है, कर्म से इसका है 64 और इसका है 121। इधर क्या है? बीसी का स्क्वायर, ईएफ का स्क्वायर, दोनों स्क्वायर है, तो मैंने इसके ऊपर क्या लगा दिया? इस तरह से स्क्वायर लगा दिया। दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो आप इस तरह से लगा सकते। स्क्वायर को इधर लाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा? अंडरूट हो जाएगा। यहां तो बीसी रहेगा, यहां ईएफ का मान आपको पहले से ही दे रखा है सवाल के अंदर। ये रहा, ईएफ का मान कितना है? 15.4, तो हमने रख दिया 15.4। 64 का स्क्वायर कितना, वर्गमूल कितना होता है 64 का? 64 का कितना होता है? 8 और 121 का कितना होता है? 11 बराबर बीसी बटे 15.4। अब हमें बीसी का मान निकालना, तो इसको इधर ही रखो। 15.4 इधर आएगा तो गुणा में, यानी 8 इंटू 15.4 बटे 11। अगर यहां से पॉइंट हटाते हैं तो बट्टे में कितना आ जाएगा? 10। ये 11 के पाड़े से कट रहा है, 11 कम 11, 11 चौके 44, ठीक है। 8 को 14 से गुणा करो, 14 सत्ते कितना होता है? 98। 98 में 10 का भाग देंगे तो 9.8। बीसी का मान कितना आ जाएगा? 9.8। तो इस तरीके से भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है। दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात आपको पहले ही दे रखा है, ठीक है। आपको पूछा है उनकी भुजाओं का, एक भुजा दे रखी है, आपको सीधा भुजाओं का अनुपात पूछता तो आप ये निकाल देते 8/11। लेकिन इसने एक भुजा दे के दूसरी भुजा पूछी है तो आप भुजा इस तरह से निकाल सकते हो। ये आपसे 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है। कितने नंबर में? 2 नंबर में आपसे। देखो मैंने यहाँ पर सीधा लिखा है, आपको पहले ये लिखना है, इसके बाद में इसका क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है, ईएफ दिया हुआ है, वो मैंने नहीं लिखा है, मैंने सीधा सॉल्व किया है।
तो जो इस तरह के सवाल में जो चीजें हमें पहले दे रखी होती है हम पहले वो लिखते हैं। नेक्स्ट अब हमारा आता है 2-2 नंबर वाले सवाल। 2-2 नंबर वाले सवाल हमें कैसे करने हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहला सवाल है एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है, एक ट्रेपेजियम है, ठीक है, जिसमें AB समांतर है डीसी के, AB डीसी के पैरेलल है, और आपको दिया है असमांतर भुजा एडी और बीसी क्रमशः बिंदु ई एफ पर स्थित है, ठीक है। भुजा AB के समांतर है, ये जो EF है ये भी इन दोनों के, ये तो पैरेलल है ही है। ट्रेपेजियम में क्या होती है, दो साइड पैरेलल होती है। समलंब के अंदर क्या होती है, दो भुजाएं तो समांतर होती ही होती है। इसके बीच में हमने EF इस तरह से खींची है कि ये भी इसके समांतर है। तो आपको ये सिद्ध करना है EF बटे ED बराबर BF बटे FC। तो इसके लिए हमने क्या किया है, सबसे पहले हमने यहां पर जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। ABCD एक ट्रेपेजियम है, समलंब है, ठीक है, जिसके अंदर क्या दिया हुआ है, AB समांतर है BC के, और इसके समांतर कौन है, EF भी इसके समांतर है। EF भी क्या है, इसके समांतर ही है, दिया हुआ है। अब हम क्या करते हैं, यहां में जो सिद्ध करना है, जो प्रूव करना है वो लिखना होता है AE बटे ED बराबर BF बटे FC, ये हमें सिद्ध करना है। तो देखिएगा, पहले हमने क्या किया है, यहां पे हमने रचना के अंदर हमने एक लाइन खींची है, यहां पे इस तरह से इसको इससे मिला दिया है, यहां से इसको मिला दिया, और इसको हमने कोई बिंदु कह दिया O, इसको हमने बिंदु क्या कह दिया O। अब हम लेते हैं यहां पे रचना में, ये आपको कंस्ट्रक्शन में लिखना है, B को D से मिला है, B को हमने क्या किया है, D से मिलाया है। हाँ, तो देखिएगा, पहला हम त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज कौन सा, ये वाला त्रिभुज में हमने लिया है BCD, कौन सा लिया है, BCD। अब इसके सॉल्यूशन में त्रिभुज BCD में आपको पता है ये इतनी सी भुजा जो है OF वो DC के समांतर है। OF समांतर किसके हैं, DC के। अगर समांतर है तो भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। भुजाओं का अनुपात कैसे, जैसे इसमें लिखा BO बटे DO, BO बटे DO बराबर किसके होगा, BF बटे FC, BF बटे FC, ये हमारी समीकरण नंबर 1 होगी। अब हम लेते हैं दूसरा त्रिभुज है हमारा त्रिभुज, अब लेते हैं ये वाला, देखो उल्टा त्रिभुज बन रहा है, कौन सा, DBA या ABD, त्रिभुज ABD में क्या है, ये वाली इतनी भुजा इसके समांतर है, उल्टा त्रिभुज बन रहा है, ध्यान रखना। तो ये क्या होगा, यानी EO समांतर है AB के, ये समांतर है तो भुजाओं का अनुपात बराबर ले सकते हैं। भुजाओं का अनुपात कैसे लिया मैंने, देखो यहां पर लिखा BO बटे DO, ये वाला त्रिभुज इधर इधर वाला चल रहा है, देखो ये वाला त्रिभुज है हमारा, ठीक है, ये BO बटे DO लिखा है तो इसका क्या आ जाएगा, AE बटे ED, AE बटे ED। अच्छा, इधर से अनुपात ले सकते हो, वो तो एक ही बात है, ये हमारी समीकरण नंबर 2 होगी। अब हमें देखना है समीकरण 1 व 2 से, 1 और 2 से हम क्या देखते हैं, हमें एक साइड तो भाई एक जैसी दिख रही है बिल्कुल, ये देखो BO बटे DO, इधर भी BO बटे DO, ये बराबर है तो इधर वाली साइड भी क्या होगी, बराबर होगी, इधर वाली साइड भी क्या होगी, बराबर। तो हम क्या लिख देंगे, AE बटे ED बराबर इसमें है BF बटे FC। ये हमें सिद्ध करना था, ये हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। इस तरह से बिल्कुल आसान सा है, हम इस तरीके से इस सवाल को कर सकते हैं, 2 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है, बिल्कुल आसान सा है। इस तरह के सवाल आपके बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये समलंब वाला जो ट्रेपेजियम वाला क्वेश्चन है बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सवाल अगला देखते हैं, जिस सवाल में हमें ये कहा हुआ है, एक समकोण त्रिभुज ABC जिसका कोण C समकोण है कि भुजा CA और CB पर क्रमशः D और E स्थित है, सिद्ध कीजिए कि AE का स्क्वायर BD का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस DE का स्क्वायर। देखो पहले हमें एक समकोण त्रिभुज यानी एक कहा हुआ है, क्या है, हमें दे रखा है एक राइट एंगल ट्राइंगल, हमें इस तरह से दे रखा है, ठीक है। इसको हमने नाम दे दिया, यहां पर हमने दे दिया A, ये B, ये C। C जो कोण है वो समकोण है, C जो एंगल है राइट एंगल है, ठीक है। इसके बाद में यहां पर और यहां पर
दोनों में एक एक बिंदु है। देखो कहा है सी ए पर, ये रहा सी ए पर एक पॉइंट है, सी ए पर वो जो पॉइंट है वो डी है, और इधर जो पॉइंट है सी बी पर वो पॉइंट है ई। ठीक है, अब देखो आगे सवाल के अंदर जैसे जैसे कहा वैसे वैसे चलते तो। अब उसके बाद में देखो ए को हमें चाहिए, तो ए को ई से मिलाओ, ये रहा ए को ई से मिलाओ। ठीक है, उसके बाद हमें बी डी भी चाहिए, बी को डी से मिला दो, ये बी को डी से मिला दिया। ठीक है, उसके बाद में क्या कहा है ए बी तो मिला हुआ है, डी को ई से मिला दो, ये है। अब हमें इसके अंदर से सवाल करना है और हमें इसको सिद्ध करके बताना है। तो चलिए हम देखते हैं, इसको करते हैं। बहुत आसान सवाल है। दिया हुआ क्या है, त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। क्या है, समकोण त्रिभुज है। आपको सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है आपको, जो दिया हुआ है ए का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, जितना मुश्किल आपको दिख रहा है उतना है नहीं, बहुत ही आसान सा है। ए बी का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर। चलिए देखिएगा, इसको करते हैं तो बहुत आसान सा सवाल है। देखिएगा हमें क्या करना है, बस इस सवाल के अनुसार चलते जाना है। पहला ए किस में आ रहा है, देखो ये रहा, यहां से लेके ये रहा ए ये वाला आ रहा है। तो मैं यहां पर आपको कलर दिखाऊं तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, अगर मैं इसको कलर अलग बना के बताऊं तो ये एक त्रिभुज बनता है, ये रहा। ब्लू कलर में आपको एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है। ठीक है, यहां पर आपको पाइथागोरस प्रमेय लगानी। कौन सी, पाइथागोरस प्रमेय लगा दो। तो त्रिभुज कौन सा, समकोण त्रिभुज कौन सा है, देखो एसीई में पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय आपको अच्छे से याद है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण कौन सा होता है, 90 डिग्री के सामने, यानी ए का स्क्वायर बराबर किसके होगा, ए का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ईसी का स्क्वायर प्लस सी ए या एसी का स्क्वायर। ये हमारी समीकरण नंबर 1 होगी। देखो कर्ण ये होता है ए का स्क्वायर बराबर ईसी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। ठीक है, पहली बात होगी। अब देखो हमें कौन सा लेना है, बीडी किसके अंदर आ रहा है, ये रहा, देखो बी और डी ये वाला, तो ये त्रिभुज हो जाएगा। इसको मैं अलग कलर से बना के बताऊं आपको, तो ये देखो ये कलर है, ये वाला, ये तो समकोण है, ये बस 90 डिग्री सामने ये कर्ण हो जाएगा। तो कौन सा है हमारा त्रिभुज लेंगे, ये भी समकोण त्रिभुज ही है। समकोण त्रिभुज हमारा कौन सा है, ये रहा बीसीडी में, इसमें भी ले लो। कर्ण कौन सा है, बीडी का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर यानी बीसी का स्क्वायर प्लस आधार यानी सीडी का स्क्वायर। ये हमारी समीकरण नंबर 2 होगी। ठीक है, इस तरह आप देखो ए बी किसके अंदर आ रहा है, ए बी तो पूरे त्रिभुज के अंदर आ रहा है, तो पूरा त्रिभुज यानी त्रिभुज समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में क्या है, ए बी का स्क्वायर। देखो कर्ण कौन सी है, ए बी का स्क्वायर बराबर बीसी का स्क्वायर प्लस सी ए या एसी का स्क्वायर। ये 3 नंबर में देखो पूरा ये त्रिभुज ले रहा है, तो ए बी का स्क्वायर यानी कर्ण है, कर्ण के सामने लंब यानी बीसी का स्क्वायर और सी ए का स्क्वायर। लास्ट बचा हुआ है जिसमें डीई आ रहा है। डीई कौन सा, इतना सा त्रिभुज बन रहा है। डीई कौन सा है हमारा, डीई में हमारा सिर्फ इतना सा त्रिभुज बन रहा है। देखो कौन सा, ये वाला, ये 90 डिग्री कौन है, ये कर्ण हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। तो फिर से लिखेंगे समकोण त्रिभुज कौन सा है, ईसीडी में। ईसीडी में हमारी भुजा कौन सी है, सबसे पहले ईडी, कौन सा, ईडी, डीई लिखो या ईडी लिखो, यहां पर डीई लिख देते हैं। डी का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर यानी ईसी का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी सीडी का स्क्वायर। ये हमारी समीकरण नंबर 4 होगी, समीकरण नंबर 4 होगी। अब हमें क्या करना है, समीकरण 1 और 2 को जोड़ते हैं। समीकरण 1 प्लस 2, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर समीकरण लिख देते हैं पूरा,
एक और दो को जुड़ेगी कैसे, इधर इधर वाली साइड जोड़ो, ए का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर बराबर इधर आ जाएगा ईसी प्लस एसी का स्क्वायर, एसी स्क्वायर प्लस ये तो ये वाला जुड़ा है, इधर वाला भी इधर जुड़ेगा बीसी का स्क्वायर प्लस सीडी का स्क्वायर। अब यहां से हमें क्या करना है, थोड़ा बड़ा सवाल है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। अब हमें क्या करना है, समीकरण 3 और 4 से मान रखना है। मान रखने पर 3 और 4 से मान रखना है। 3 और 4 क्या कहता है, 3 और 4 ये कह रहा है, ध्यान से समझिएगा, इधर वाली साइड तो यही रहेगी। देखो इधर वाली साइड में तो आपको कुछ भी नहीं चेंज करना, ये तो हमारे आंसर में भी आ रहा है, ए का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। इधर हम देखेंगे तो हमें समझ में आएगा, देखो क्या ए बी का स्क्वायर किसकी, अगर आपको कहीं बीसी का स्क्वायर प्लस एसी का स्क्वायर दिख रहा है तो हम उसकी जगह ए बी का स्क्वायर रख देते हैं। ये रहा देखो बीसी का स्क्वायर और ये रहा हमारा कौन सा, एसी का स्क्वायर। यानी इन दोनों को मिला के इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, इसकी जगह हम रख सकते हैं ए बी का स्क्वायर। क्या रख सकते हैं, ए बी का स्क्वायर। तो इन दोनों की जगह मैंने ए बी का स्क्वायर रख दिया। अब ये नहीं रखेंगे, दोनों ही हट गए यहाँ पे। इसी तरह हम यहां पर देखें एक और, तो वो क्या है हमारे पास, अगर हमें यहां पर दिखे EC का स्क्वायर और CD का स्क्वायर, EC का स्क्वायर CD का स्क्वायर, वहां DE का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये देखो EC का स्क्वायर और ये है CD का स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों की जगह मिलाकर क्या रख सकते हैं, इन दोनों की मिलाकर हम रख सकते हैं DE का स्क्वायर। क्या रख सकते हैं, DE का स्क्वायर। यही तो हमें सिद्ध करना था, यही तो हमें प्रूव करना था, सिद्ध करना था, बस इतना ही हो गया। बस यही आपको 4 लाइनें ये ध्यान रखनी है, फिर उसके बाद में तो बहुत ही आसान हो जाएगा सवाल। तो आप इस तरीके से इस सवाल को कर सकते हो बहुत ही आसान से तरीके से। बस थोड़ा सा आपको ये बातें ध्यान रखनी है, बाकी आप इसको आसानी से कर पाओगे। तो ये हमारा सवाल था। एक और महत्वपूर्ण सवाल, थोड़ा बड़ा सवाल है, प्रैक्टिस करोगे तो आपसे हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा सवाल है इसी तरह का, यदि आकृति में LM समांतर CB है, ये LM है, सॉरी LM ये समांतर है, ये CB के समांतर है, और LN ये वाला है, ठीक है, ये वाला किसके समांतर है, ये वाली भुजा इसके समांतर है, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि AM बट्टे AB बराबर EN बट्टे CD होगा। बहुत ही आसान सा सवाल है, बहुत ही आसान सा। देखो दिया हुआ है, पहले वो लिख लेते हैं। आपको दिया हुआ है LM है, समांतर है, पैरेलल है CB के, ठीक है, और आपको दे रखा है LN है, वो समांतर किसके है, CD के। हमें सिद्ध करना है, वो क्या करना है, AM बटे AB बराबर AN बटे AB। देखिएगा सॉल्व करते हैं। पहले देखो LM और CB किस में आ रहा है, ये रहा LM और ये रहा CB, यानी हमें ये ट्राइंगल लेना है, ऊपर ऊपर वाला, ठीक है, ये इसके अंदर पैरेलल है। तो हम ट्राइंगल कौन सा ले रहे हैं, त्रिभुज ये है ACB में, ABC लिखो या ACB में। इसके अंदर हमें ये पहले से ही दे रखा है कि LM है जो पैरेलल है, पैरेलल किसके हैं, BC के। ये पैरेलल है तो हम भुजाओं का अनुपात बराबर ले सकते हैं, फिर भुजाओं का। अब भुजाओं का अनुपात कैसे लेना है वो थोड़ा सिद्ध करना देख लो। LM AB है, AB यानी पूरा, तो हम क्या लिखेंगे, AM थैल्स पर में से AM बट्टे AB बराबर किसके होगा, AL। ये बट्टे में पूरा आया तो ये बट्टे में पूरा AC, बट्टे में क्या देगा AC। इसको हमने कह दिया समीकरण 1। अब हम दूसरा लेते हैं, LN और CD किस में आ रहा है, ये रहा LN, ठीक है। इसके अंदर देखो ये रहा LN, ये रहा LN और ये रहा CD। अब ये वाला त्रिभुज आ जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो त्रिभुज ACD में, ACD में यहां पर आपको पहले से ही दे रखा है LN समांतर है, वो CD के समांतर है। तो वापस से थेल्स पर में लगाते हैं। थेल्स पर में क्या कहती है, AN बट्टे AD किसके होगा, AL बट्टे LC, AL बट्टे AC। ये हमारी समीकरण 2 होगी। अब हम समीकरण 1 और 2 से देखें, समीकरण 1 व 2 से तो क्या हमें दिख रहा है, हमें ये दिख रहा है इधर इधर वाली साइड बराबर है, देखो AL बट्टे AC इधर में, तो ये वाली साइड भी क्या होगी, बराबर। तो AM बट्टे AB बराबर होगा AN बट्टे AD के, बराबर क्या होगा, AN बट्टे AD के। और हमें यही सिद्ध करना था। तो इतना सिंपल सवाल आपसे पूछा जा सकता है आराम से 2 नंबर के अंदर, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, तो इसको अच्छे से तैयार कीजिएगा। साथ में आप प्रैक्टिस करते हुए जरूर चलिएगा, इसको पेपर अभी खत्म होने के बाद में आप इसको प्रैक्टिस करके जरूर देखेंगे।
ये जो सवाल है हम इस तरह का सवाल कर चुके हैं। नेक्स्ट जो हमारा सवाल है, एबीसीडी एक समलम चतुर्भुज है जिसमें एबी समांतर किसके है, डीसी के। ठीक है, समलम यानी एक ट्रेपेजियम आपको दिया हुआ है, इसके विकर्ण परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं तो आपको ए बटे बी बराबर सी बटे डी आपको बताना है। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, देखो मैं आपको बता दूं करके यहाँ पे। तो हमने यहाँ पर एक ट्रेपेजियम बना लिया है, ठीक है। इसके अंदर हमने क्या करना है, इसके डायगोनल्स खींचने हैं, विकर्ण जो है ओ पर मिलते हैं तो हमने यहाँ पर इसके डायगोनल्स खींच लिए। ठीक है, तो यहां पर हम नाम लिख लेते हैं, ये है ए, ये बी, ये सी, ये डी और ये ओ पर मिलता है। ठीक है, हमें दिया हुआ क्या है, हमें ये दिया हुआ है कि एबीसीडी एक ट्रेपेजियम है, एक समलम है। समलम है, ट्रेपेजियम है। आपको सिद्ध करना है, ये सिद्ध करना है कि एओ बटे बीओ बराबर सीओ बटे डीओ। बहुत ही सिंपल सा सवाल है। थोड़ा सा हम रचना के अंदर ये लिखेंगे, एक एक्स्ट्रा लाइन हमें ऐड करनी है कि हमने यहां पर एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की है, ठीक है, वो यहां से ये ईओ, ठीक है, हमने क्या किया है, ईओ जो खींची है वो इस तरह से है कि वो ए बी के और सी डी के क्या है, समांतर। ए बी और सी डी तो आपस में समांतर है, ये भी हमें दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें क्या है, इस समलम में ए बी समांतर सी डी है, ये हमें दिया हुआ है। हमने एक लाइन ईओ इस तरह से खींची है कि वो ए बी के समांतर है, तो ये दोनों आपस में समांतर है, पैरेलल है, तो इसके समांतर होगी। अब हम इसको हल करें, तो हल करने के लिए हम त्रिभुज कौन सा लेते हैं, पहले त्रिभुज हम लेते हैं ए बी डी में, त्रिभुज ए बी, एबीडी में देखो ये ए बी समांतर किसके है, ईओ के, ईओ या ओ ए ई समांतर है किसके, एबी के, ये इसके समांतर है, तो भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर। भुजाओं का अनुपात क्या लेंगे, ये ले लेते हैं डीई बटे ई, डीई बटे ई किसके बराबर होगा, डीओ बटे बीओ के, डीओ बटे, ध्यान से देखिएगा, हम जब ये कहते हैं ये भुजा इसके समांतर है तो भुजाओं का अनुपात ये वाली भुजा बटे ये वाली बराबर ये वाली और ये वाली, इसको हमने कह दिया समीकरण नंबर 1। इस तरह से हम दूसरा त्रिभुज लेते हैं। अब हम त्रिभुज कौन सा ले रहे हैं, त्रिभुज ये ले रहे हैं ए बी सॉरी एसीडी में, त्रिभुज ए सी डी में। एसीडी में क्या है, जो ओ ई है वो समांतर है किसके, सी डी के, तब भी हम भुजाओं का अनुपात लेंगे, तो भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा, ए ई बटे ई डी बराबर क्या हो जाएगा, एओ बटे सीओ। ये हमारी समीकरण नंबर 2 होगी। तो समीकरण 1 और 2 से देखो इधर भी आ रहा है, यहां पे हम अनुपात इस तरह से लेते हैं, थोड़ा सा देखो यहां पर उल्टा करना पड़ेगा, नहीं तो हम अनुपात लेते हैं, यहां पर लिखते हैं डी बटे क्या आ जाएगा, ई ए। ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं, ध्यान रखना है, ये वाला त्रिभुज है हमारा और इसके समांतर ये वाली भुजा है, ठीक है। तो मैंने ये पहले नीचे वाली ली, पहले ऊपर वाली भुजा फिर ये नीचे वाली, तो पहले ऊपर वाली फिर नीचे, यानी सीओ बटे एओ, सीओ बटे एओ, ये हमारी समीकरण नंबर 2 होगी। अब हम देखते हैं समीकरण 1 और 2 से, ये वाली साइड बराबर है तो इधर वाली साइड भी क्या होगी, बराबर। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से हम क्या लिख सकते हैं, इधर वाली साइड बराबर है तो इधर वाली साइड बराबर होगी, यानी डीओ बटे बीओ बराबर सीओ बटे एओ, सीओ बटे एओ। तो लेकिन हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ये भाग में ऊपर जाएगा गुणा में और ये गुणा वाला भाग आएगा तो नीचे, तो एओ को यहां भेज दो, डीओ यहां आ जाएगा, एक्सचेंज करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी हमने यहां पर एक तरह से वज्र गुणाई की है, एओ बटे बीओ बराबर सीओ बटे डीओ। एओ और सीओ डीओ की जगह बदलेंगे, कुछ भी चेंज नहीं होगा क्योंकि ये भाग में ऊपर जाएगा तो गुणा में और डीओ इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग में, और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, 2 नंबर के हिसाब से आपसे पूछा जा सकता है, तो इनकी आप प्रैक्टिस जरूर कर लें, अच्छे से प्रैक्टिस आपको अच्छे से करनी। एक तो ये आपको त्रिभुज दिख रहा है, ये लिया, दूसरा मैं आपको अलग कलर से बना के बताता हूं कि हमने दूसरा त्रिभुज कौन सा लिया था। दूसरा त्रिभुज हमने ये लिया था, ये जिसके समांतर ये भुजा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने दोनों त्रिभुज लेके थैल्स पर में ही लगाई है, जिससे हम इस सवाल को कर सकते हैं। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। नेक्स्ट हम सवाल देखते हैं, जिसमें आपको एक चित्र दे रखा है, डायग्राम, जिसमें आपको दे रखा है क्यू आर बटे क्यू एस बटे क्यू टी बटे क्यू पी और कोण 1 2 के बराबर है। तो आपको सिद्ध करना है पी क्यू एस
टी क्यू आर के समरूप है, ये सिद्ध करना है। तो देखिएगा सवाल बहुत आसान है, हमें जो दिया हुआ है पहले वो लिख लेते हैं, क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी बटे पी आर, और कौन क्या दे रखा है, एक बराबर कौन दो आपको दिया हुआ है। ठीक है, सिद्ध आपको करना है, सिद्ध करना है कि त्रिभुज पी क्यू एस समरूप है त्रिभुज टी क्यू आर के। पी क्यू एस कौन सा है, देखो ये रहा पी क्यू एस, किसके समरूप है, टी क्यू आर के, पूरे के समरूप है, ये हमें सिद्ध करना है। तो देखिएगा हम इसको हल करते हैं। सबसे पहले तो हम त्रिभुज कौन सा लेते हैं जिसमें एक और दो आ रहा है, तो त्रिभुज हम लेते हैं पी क्यू आर, पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर में कौन एक बराबर कौन दो दे रखा है, ये देखो एक कौन ये रहा क्यू वाला और एक ये रहा पी क्यू आर, कौन सा है ये रहा, देखो ये पी क्यू आर है जिसमें एक बराबर दो है। अगर किसी त्रिभुज के अंदर दो कोण बराबर होते हैं तो वो कौन सा है, वो होता है समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, अगर दो कोण बराबर है तो इसके सामने की भुजा भी बराबर होगी, दो के सामने वाली ये भुजा और इसके सामने वाली ये भुजा, यानी पी क्यू जो होगी वो किसके बराबर होगी, पी आर के, पी क्यू बराबर पी आर। ये हमने कह दिया समीकरण नंबर, इसको हम कह देते हैं एक और इसको हम कह देते हैं दो। ठीक है, अब हमने क्या किया है, समीकरण दो से समीकरण एक में मान रखने पर, समीकरण दो से समीकरण एक में मान रखते हैं। देखो जहां पर पी आर आ रहा है वहां पर पी क्यू रख देते हैं, पी आर की जगह हम क्या रख देते हैं, पी क्यू रख देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, क्यू आर बटे क्यू एस बटे क्यू टी बटे, अब पी आर की जगह हम क्या रख सकते हैं, पी क्यू रख सकते हैं, रख सकते हैं ना, बस यही था। ठीक है, तो अब देखिएगा, अब हमें जो त्रिभुज लेने हैं वो दोनों ले लेते हैं, त्रिभुज पी क्यू एस तथा त्रिभुज टी क्यू आर में, पी क्यू एस टी क्यू आर। देखिएगा दोबारा से ध्यान से देखिएगा, पी क्यू एस कौन सा है, ये रहा पी क्यू एस, ये वहां यहां तक का, ये इतना इतना है पी क्यू एस। ठीक है, और दूसरा है टी क्यू आर, टी क्यू आर, तो टी क्यू आर कौन सा है हमारा, टी क्यू आर यहां से यहां तक पूरा त्रिभुज है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको दोनों को समरूप सिद्ध करना है, तो हमें यहां पर दिख रहा है कोण क्यू बराबर कोण क्यू है, क्यू तो दोनों में उभयनिष्ठ आ रहा है ना, कोण क्यू बराबर कोण क्यू, उभयनिष्ठ कोण कौन सा है, उभयनिष्ठ कोण। और उसके बाद में लेते हैं क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी बटे पी क्यू या क्यू पी। अब देखो इसके बाद में भुजाओं का अनुपात बराबर है, अगर हम किसी दो त्रिभुज के अंदर एक कोण और उसके बाद में दो बची हुई भुजा बराबर होती है तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे, यानी पी क्यू एस होगा वो समरूप होगा किसके, टी क्यू आर के। कौन से नियम से, एस ए एस, जो नियम हम पढ़ते हैं समरूपता का, ऐसे एस नियम है, उससे दोनों क्या होंगे, समरूप होंगे। तो ये भी आपके 2 नंबर में पूछा जा सकता है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, हमारा अगला महत्वपूर्ण सवाल है जिसके अंदर आपको दे रखा है एक त्रिभुज है, ठीक है, एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार है कि ए डी सी बराबर है बी ए सी के। तो आपको ये करना है, तो देखिएगा कैसे दिया हुआ है, हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, ये त्रिभुज है, इसको हमने लिख दिया एबीसी। ठीक है, बीसी पर डी बिंदु है, बीसी पर डी बिंदु है और इसको मिला दिया यहां से। ठीक है, यहां से मिला देते हैं, तो ये रहा, ये बिंदु डी है। अब आपको क्या कहा हुआ है, इसके अंदर ये कहा हुआ है जो कोण एडीसी है, एडीसी कौन सा, ये रहा एडीसी, ये वाला एडीसी किसके बराबर है, पूरा ए बी सी, बी ए सी के बराबर, इसके बराबर है। तो हमें पहले जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं, ये कौन इसके बराबर दिया हुआ है, तो कौन दिया हुआ है एडीसी बराबर दे रखा है त्रिभुज बी ए, कोण बीएसी के बराबर थे। ठीक है, अब हमें सिद्ध जो करना है वो ये करना है कि सी ए का स्क्वायर बराबर होता है सी बी डॉट सी डी के बराबर। ठीक है, अब देखो जब हम दोनों त्रिभुज लेते हैं, ये हमें दिया हुआ है, ये सिद्ध करना है, तो अब हम क्या करते हैं, दोनों त्रिभुज लेते हैं। कौन कौन सा त्रिभुज लिया, देखो मैंने त्रिभुज लिया है ए डी सी तथा त्रिभुज बी ए सी में।
एक तो ये त्रिभुज लिया है एडीसी, एक पूरा लिया है एबीसी। इसके अंदर देखो जब दो त्रिभुज क्या होते हैं, दो त्रिभुज हमें दिए हुए, इसके अंदर पहले से दे रखा है एडीसी जो कोण है वो बराबर है बीएसी के, ये तो हमें दिया हुआ है, ठीक है, ये तो हमें क्या है दिया हुआ है, बोरा दिया हुआ है, ठीक है। दूसरा हम लेते हैं कोण बी, कोण बी किसके बराबर है, कोण बी सॉरी कोण सी किसके बराबर है, ये तो कोण दोनों त्रिभुज में आ रहा है ना, पूरा त्रिभुज लेंगे तब भी ये कोण आएगा, इतना लेंगे तब भी, तो इसको हम कहते हैं जब दोनों में ही कॉमन आ रहा है तो उभयनिष्ठ कोण हो गया। कौन सा हो गया, उभयनिष्ठ कोण। अगर दो त्रिभुजों में दो कोण भी बराबर हैं तब भी वो क्या होते हैं, समरूप होते हैं, तीसरा कोण तो अपने आप बराबर हो ही जाता है, ठीक है। तो कौन से नियम से हुआ है, ए नियम। ए नियम ये कहता है कि दो कोण बराबर है तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाता है। अगर त्रिभुज दो समरूप है तो उनकी भुजाओं का अनुपात बराबर ले सकते हैं, यानी इसकी भुजा हम लेते हैं एसी, ठीक है, या लेते हैं सीए, ठीक है, सीए। तो इस पूरे त्रिभुज की कौन सी भुजा आएगी, ये वाली सीबी, कौन सी आ जाएगी, सीबी बराबर हम भुजा लेते हैं इसकी कौन सी, इसकी भुजा लेते हैं हम इसकी सीडी भुजा, ये वाली सीडी आधार लेते हैं सीडी, तो इसकी भुजा कौन सी आ जाएगी, इसका आधार क्या आ जाएगा हमारे पूरे त्रिभुज का, सीए, क्या आ जाएगा सीए। ये हमने क्या किया है, दो त्रिभुजें हमारी, दो जब त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी भुजाओं का अनुपात लिया है, बस भुजाओं का अनुपात लेते हो जाएगा। देखो अब हम वजन गुणा करा दे तो सीए को सीए से गुणा करेंगे, सीए स्क्वायर, ये आ जाएगा क्या आ जाएगा, सीबी डॉट सीडी, जो हमें सिद्ध करना था, जो हमें सिद्ध करना था। थोड़ा सा देखो यहां पर मैं आपको इस सवाल के अंदर एक ट्रिक बताता हूं, वो ध्यान रखिएगा। ऐसा सवाल जब भी आए तो ये आप चीज यहां पर साइड में लिख लो, ये हमें कॉपी में नहीं करना, ये ट्रिक है। देखो सी ए का स्क्वायर मैंने लिख दिया सी ए इंटू सी ए, ठीक है, और बराबर लिखा है सी बी इंटू सी डी। इस डॉट का मतलब यहां मल्टीप्लाई है, ध्यान रखना, इस डॉट का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई। अब हम क्या करते हैं, एक सी ए को इधर भेज दो, एक को इधर लो, तो सी ए मैं सीबी को इधर लाया तो यह जाएगा सीबी, बराबर क्या है, सीडी इधर पड़ा है, एक सीए को ले जाएंगे इधर तो यह जाएगा। ये हमें बिना सोचे समझे यहां दोनों त्रिभुज समरूप करने के बाद रख देना है, दोनों त्रिभुज तो हमें समरूप करना है, इसके बाद रख देना। जैसे ही वापस से वजन गुणा करोगे तो ये चीज बन जाएगी और ये हमारा सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। तो ये ट्रिक आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है, इस ट्रिक को ध्यान रखोगे। इस तरह के कई सवाल हैं आपके, और भी इस तरह के सवाल पूछे जाए तो आप ये ट्रिक लगा सकते हो। नेक्स्ट हमारा अगला सवाल है, मान लीजिए त्रिभुज एबीसी समरूप डीईएफ है, इसके क्षेत्रफल का अनुपात 64 और 121 है और इसकी भुजा ईएफ आपको दे रखी है 15.6। ये सवाल हम कर चुके हैं पहले, ये सवाल हमने किया था एक नंबर में भी हम करके आए हैं, ये बिल्कुल हम सेम सवाल करके आए एक नंबर के अंदर, तो इसमें भी पूछा जा सकता है आपसे, तो आप इसको अच्छे से तैयार करके रखो। ये देखिएगा, ये हम वही सवाल है सेम एक नंबर में या 2 नंबर में, मैंने कहा था ना आपको 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है, तो 2 नंबर के हिसाब से इस तरह से आपको तैयार करना है। तो ये सेम ही सवाल है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं इसके बाद में, एक समलंब चतुर्भुज एबीसीडी जिसमें एबी समांतर डीसी है, इसके विकर्ण परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो एबी बराबर 2 सीडी है, तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात आपको बताना है, क्षेत्रफल का अनुपात आपको बताना है। तो हमें क्या लेंगे, समलंब चतुर्भुज लेंगे, ठीक है। बाकी वापस सवाल तो वैसा ही है, इसके विकर्ण खींच देते हैं, यहां इसके विकर्ण मिला दी, ठीक है, इसको नाम दे दो ए बी सी डी। अब आपको दिया हुआ है एक समलंब चतुर्भुज है, वो लिख दो ए बी समांतर सी डी या डीसी दिया हुआ है, ठीक है। ए बी समांतर क्या दिया हुआ है, डीसी आपको दिया हुआ है, विकर्ण परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं और साथ में ये दिया हुआ है ए बी बराबर 2 सी डी के बराबर है, इसको हमने कह दिया समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब आपको एओबी और सीओडी का क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है। हमें क्या करना है, इस बार ज्ञात करना है, क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। त्रिभुज एओबी तथा त्रिभुज सीओडी का क्षेत्रफल का अनुपात, इन दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात देखिएगा, बहुत ही आसान सा सवाल है, ठीक है। ये दोनों त्रिभुज लेते हैं, ठीक है। अब एओबी और सीओडी की बात करते हैं। सबसे पहले लेते हैं त्रिभुज एओबी तथा, ठीक है, इसको मैंने कह दिया। सबसे पहले तो हम ये पढ़ के आए, क्रॉस जब भी बनता है तो आमने सामने के कोण बराबर, आमने सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर। इसको हमने कह दिया यहां पर, ये कोण जो है एओबी, कोण एओबी बराबर है कोण सीओडी,
डी के, किसके बराबर है, सी ओ डी के। ये कहलाता है शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकल अपोजिट एंगल शीर्षाभिमुख कोण है। कौन सा है, शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होते हैं। अब दूसरा, हम दो समांतर रेखाओं को तिरछी रेखा काटे तो ये वाला कोण किसके बराबर होता है, ये वाले के बराबर, ठीक है। तो दो, ये वाला कोण किसके बराबर होता है, ये के बराबर। तो ये तिरछी रेखा काट रही है तो ये कोण किसके बराबर, इसके बराबर, और ये वाला कोण इसके बराबर। तो मैंने यहाँ नाम दे दिया 1 और 2, ये 3 और 4। तो देखिएगा कोण 1 जो है इसका ए और बी का कोण 3 नंबर है, वो किसके बराबर है, 2 के बराबर। और कोण 4 जो है वो कोण 1 के बराबर। ये दोनों ही एकांतर कोण है, अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण, और ये भी है एकांतर कोण कह दो या अल्टरनेट एंगल। दो त्रिभुजों में तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर हैं, तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप। कौन से नियम से, ए नियम से। अगर दो त्रिभुज समरूप है तो उनको क्षेत्रफल का अनुपात हम बात कर सकते हैं भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। यानी त्रिभुज एओबी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज सीओडी का क्षेत्रफल। ये देखो आप सीधा नहीं निकाल सकते जब तक हमें ये पता नहीं है दोनों त्रिभुज, अगर दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं, सिमिलर होते हैं, तभी उनके हम एरिया का रेशियो ले सकते हैं, उनके क्षेत्रफल का अनुपात किसके बराबर, भुजाओं के वर्ग के बराबर। तो इसकी भुजा हमने ले ली एबी और इसकी भुजा ले ली सीडी, तो यानी इसका ले लिया हम एबी का स्क्वायर और यहां ले लिया हमने सीडी का स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 1 से मान रख देते हैं। समीकरण 1 से हम क्या रख सकते हैं, एबी की जगह भी 2 सीडी रख सकते हैं, रख दिया बिल्कुल। इधर तो सेम ही चलेगा, ये वाला इधर रख दिया, एबी की जगह 2 सीडी रख दिया, इसका वर्ग, इसके ऊपर वर्ग था ना पूरे के ऊपर, यहां सीडी का स्क्वायर। इसको हल करके देखो, थोड़ा सा हल करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और ये हो जाएगा सीडी स्क्वायर, और नीचे तो सीडी स्क्वायर था ही, तो हमारा क्या हो जाएगा, सीडी स्क्वायर से सीडी स्क्वायर कट हो जाएगा और बचेगा क्या, 4, और बट्टे में कुछ नहीं है मतलब 1। तो क्या बचा हमारा 4/1, यानी अनुपात जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 4:1 हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है आपके जो 2 नंबर के हिसाब से, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, इसको अच्छे से तैयार कीजिएगा। कुछ नहीं है सवाल के अंदर, जैसा हम सवाल पहला सेम का सेम सवाल ऐसा कर चुके हैं हम, 1 नंबर में वहां पर सवाल किया था, उसी तरह का सेम ही सवाल है, आपको इसको अच्छे से करना है। वो दोनों है, आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। एक और महत्वपूर्ण लास्ट सवाल देखते हैं, ये भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अंतिम जो सवाल है इसका महत्वपूर्ण सवाल देखिएगा, ये सवाल आपको दे रखा है। सवाल देखिएगा, आकृति में एक ही आधार बीसी पर 2 त्रिभुज, देखो इस आधार बीसी पर 2 त्रिभुज बने, एक ये है एबीसी और एक है बीसीडी, ठीक है। एडी और बीसी परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, आपको ये सिद्ध करना है एरिया ऑफ, ये इसका मतलब होता है एबीसी का क्षेत्रफल और डीबीसी का क्षेत्रफल एओ बटे डीओ के बराबर होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सवाल को हल करते हैं। देखिएगा सवाल को मैंने क्या किया, यहां पर सवाल के अंदर एक यहां पे हमने लंब खींच लिया यहां से, ठीक है, इस भुजा के ऊपर लंब खींच लिया यहां से, और एक यहां से, इसका लंब इधर की तरफ खींच लेते हैं, इसका लंब इधर की तरफ, यानी इसके ऊपर परपेंडिकुलर हमने खींच लिया है 90 डिग्री का कोण बनते हुए। आप चाहते हो तो सीधा यहाँ पर थोड़ा डार्क खींच ले ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। इसको हमने m कह दिया, इसको हमने n कह दिया, ठीक है, बस इतना हमने किया है। तो सबसे पहले हम वही लिखेंगे जो दिया हुआ है हमें, एक ही आधार पर 2 त्रिभुज बने हुए हैं, ठीक है, ओ पर प्रतिच्छेद कर रहा है, एक ही आधार पर त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज डीबीसी है, एक ही आधार पर है, ठीक है। उसके बाद में आपको सिद्ध करना है, या दर्शाना या सिद्ध करना एक ही बात होती है। एरिया ऑफ एबीसी, त्रिभुज एबीसी का एरिया बट एरिया ऑफ एओ बटे डीओ। सबसे पहले हम देखो रचना के अंदर लिखते हैं। रचना में हमने लिखा है एएम समांतर पैरेलल बीसी तथा डीएन पैरेलल बीसी, यानी 2 हमने क्या है लंब खींचे हैं। एक ए से एम, यहां पर ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है, एक यहां से ये 90 डिग्री कोण बना रहा है, ठीक है। अब दोनों त्रिभुज ये लेते हैं, इसका हल कर देखते हैं। तो त्रिभुज हमने ये लिया है ए एम ओ, उधर हमने लिया है त्रिभुज डी एन ओ, एक तो ये लिया है ए एम ओ और दूसरा डी एन ओ।
यहां पर आप देखिएगा, यहां पर आप देखेंगे इन दोनों त्रिभुज को, तो मैं यहां पर ये बताता हूं कोण AOM बराबर होगा DON के। किसके बराबर? DON के। ये क्या है? शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण, पूरा लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोण है। देखिएगा क्रॉस की आकृति बन रही नहीं बन रही? एक क्रॉस की आकृति बनी है तो ये कोण अपने सामने के बराबर। और दूसरा हमने लिखा है कोण M बराबर कोण N, दोनों ही क्या है? समकोण है। हमने खींचे परपेंडिकुलर तो समकोण यानी राइट एंगल। दो कोण भी बराबर होते हैं, दो भी दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। AMO समरूप होगा DNO के। कौन से? AN से। अगर दोनों समरूप है तो इनके क्षेत्रफल इनकी भुजाओं के वर्ग के बराबर। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा इनकी भुजाओं के बराबर ले लेते हैं। तो देखिएगा यहां पर क्या आएगा? यहां पर तो त्रिभुज ABC का, सॉरी त्रिभुज यहां पर लिया है हमने ABC, पूरा त्रिभुज लेते हैं। देखिएगा दो त्रिभुज यहां पर देखिएगा, पहले समरूप लेने से पहले दो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है तो इनकी भुजाओं का अनुपात ले सकते हैं, यानी AM बटे, ये देखो AM बटे क्या लिया मैंने? बटे AO बराबर DN बटे DO। ठीक है, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहां पर देखिएगा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, AM बटे यहां पर DN बराबर AO बटे DO। ठीक है, किसी तरह से लिख दो, वो जो लिखा था उसको भी वजन गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा। ये हमारी समीकरण नंबर होगी 1। ठीक है, समीकरण नंबर 1। अब हमें क्या करना है? मैं त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लगाता हूं। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो पहले हम लेते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। त्रिभुज ABC 1/2, आधार हमारा BC है और ऊंचाई क्या है? AM, जो इसके ऊपर परपेंडिकुलर बन रहा है AM। क्या है? AM। दूसरा हम लेते हैं त्रिभुज कौन सा? BC। दूसरा हमारा त्रिभुज है DBC, तो इसका क्षेत्रफल निकालें त्रिभुज DBC का। ये भी क्या होगा? 1/2, आधार इसमें भी क्या है? BC, और ऊंचाई क्या है इसमें? DN, जो 90 डिग्री कोण बन रहा है। बस इतना ही महत्वपूर्ण सवाल था, इसके बाद में तो आप आसानी से कर पाएंगे। देखिएगा अब हम क्या करते हैं, ये हमारी समीकरण नंबर 3 है, ये 4 है। समीकरण 3 में 4 का भाग कर देते हैं, समीकरण 3 में 4 का भाग कर देते हैं। तो ये क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC क्या होगा? मान रख दो 1/2 इंटू आधार क्या है? BC इंटू ऊंचाई क्या है? DN, और ये क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू आधार क्या है? BC इंटू क्या है? DN। तो यहां पर देखिएगा हमारी संख्या है वो आराम से कट रही है, 1/2 से 1/2 कट जाएगा, BC से BC कट जाएगा, क्या बचेगा? AN बटे DN। क्या बचा है? AN बटे DN। अब आप पता है AM बटे DN की जगह सॉरी AM है, AM। अब देखो हम समीकरण 1 से AM बटे DN की जगह हम क्या रख सकते हैं? AO बटे DO रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं? AO बटे DO। तो हमारा सवाल क्या हो जाएगा? देखो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल बराबर AN बटे DN की जगह हम क्या रख सकते हैं? AO बटे DO रख सकते हैं। ये हमारा शुरू हो गया। अब हम लिखते हैं समीकरण 1 से मान रखने पर हमने क्या किया? समीकरण 1 से मान रखा है। तो इस तरीके से आप कर सकें। थोड़ा बड़ा सवाल है लेकिन आप इसको आसानी से कर पाएंगे अगर आप इसको अच्छे से ध्यान में रखते हैं। इस तरह से जो सवाल आपको बताया है, ये थोड़ी सी बातें आपको ध्यान रखनी है, आप इस सवाल को आसानी से कर पाएंगे। तो इस तरह के ये महत्वपूर्ण सवाल इस प्रश्नावली के छठी के, आप इनको अच्छे से कीजिएगा। मैंने प्रत्येक सवाल आपको बहुत अच्छे से समझाया है। अगर आप फिर भी इसको अच्छे से और डिटेल में समझना चाहते हैं तो हमारे जो वीडियो है 6 प्रश्नावली के, उसके बेसिक से लगा के आप ये सवाल देखेंगे तो आपको बिल्कुल आसानी से सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। तो ये थे आपके छठी प्रश्नावली के महत्वपूर्ण सवाल। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के महत्वपूर्ण सवालों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।